तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। रही बात ठंडे की, तो आज बहुत ठंडी भी है और हम लोगों के सामने अब चाहे ठंडी आ जाए, चाहे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आ जाए, अब हम लोग को बस एक ही टारगेट हम लोग को रखना है अब कि अब बिहार बोर्ड में कैसे भी करके हम लोग को 400 प्लस की ओर जाना है। एक ही नारा अब की बार 400 पार। और इसके लिए हम जैसे कि आपको क्लास में पढ़ाते रहते हैं, मोटिवेट तो करते ही हैं, यूट्यूब पर भी आपको बताना चाहते हैं कि उठो, जगो और तब तक दौड़ो जब तक कि मंजिल न मिल जाए। हमेशा लगे रहो अपने काम में। यार ये थोड़ा तो मुश्किल तो करना होगा ना, मुश्किलों से जो लड़े वही तो बहादुर होता है। थोड़ा सा मुश्किलों से लड़ना होगा हम लोगों को, समझे कि नहीं समझे आप लोग? तो मुश्किलों से लड़ना है और तैयारी करनी है जम करके, और कुछ नहीं। कम से कम ये तपस्या करना है यार, यही तो मेन तपस्या है। 10th यहाँ पे जो मेहनत कर लेंगे तो इसका परिणाम जब आएगा ना, तो एकदम लड्डू बांटेंगे, रसगुल्ला बांटेंगे, नाम होगा। तो फिर क्यों ना पढ़े यार। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आज ना कल तो मर ही जाना है, तो फिर क्यों ना कुछ करके जाना है। तो बेहतरीन काम करके जाएंगे तो बेहतरीन प्रयास होगा हम लोग का, तो बेहतरीन काम करेंगे। तो बेहतरीन काम करने के लिए हमको बेहतरीन जो है रास्ता भी चाहिए, और उस रास्ते पे चलने वाला आदमी भी हमको बेहतरीन होना चाहिए, तभी उसको बेहतरीन मंजिल मिलता है। जो आपके पास अभी है समझो कि वो बेहतर है, और जो पढ़ के मिलेगा वो समझना कि आपके लिए बेहतरीन होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में 100 प्लस क्वेश्चन। 100 प्लस क्वेश्चन देख सकते हैं आज, श्योर 100 प्लस माने क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, और ये होगा हम लोग का फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स का हम लोग पढ़ेंगे 100 प्लस क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नए छात्रों तक जरूर भेजिएगा। और इस 100 प्लस आज फिजिक्स का पढ़ेंगे, ऐसे केमिस्ट्री का भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी का पढ़ेंगे। 100 से ऊपर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे हम लोग, और वो ही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो हम लोग के एग्जाम में पूछने वाला हो। क्योंकि आपको मालूम है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना, रिपीट करता है कुछ ही क्वेश्चन को, 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट करता है बिहार बोर्ड, और कुछ नया क्वेश्चन लेकर आता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, कुछ नया क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो रिपीट करेगा बिहार बोर्ड। तो चलिए पहले हम लोग तैयारी। और एक और बात कि अगर आपके कोचिंग में टेस्ट होगा, सिर्फ उसके लिए अगर पढ़ना है तो नहीं पढ़िए, ये आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़िए। आपको लास्ट एग्जाम तक पढ़ना होगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला, आप भी जानते होंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? इसमें से इसका आंसर कौन होगा? देखिए उत्तल दर्पण है, जब भी उत्तल दर्पण है तो आपको हमेशा याद रखना है इसका जो होता है वो क्या होगा, हमेशा प्लस में होगा। और अवतल दर्पण होगा तो इसका क्या होता है, अवतल का हमेशा माइनस में आंसर होता है। अवतल का क्या होता है, हमेशा माइनस में। और आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, F बराबर R/2 होता है, सभी को मालूम है। तो कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या दिया है 32, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो 32 का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 16। उत्तल है तो प्लस में। ये हम लोग का पहला था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पे भी वही बात है, गोलीय दर्पण सिर्फ दिया है तो इसमें प्लस माइनस नहीं रहेगा दिया हुआ। यहाँ भी 40 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। F बराबर R/2। R/2 40/2 कितना हो जाएगा, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? याद रखिएगा, रोगी के लिए जो होता है जांच के लिए, उसका हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका होता है, तो अवतल दर्पण का। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आप सभी को मालूम फॉर्मूला, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है R/2। तो यहाँ फोकस दूरी कितना दिया है, 20 बराबर R/2। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 20 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? महत्तम मान कितना होता है, C होता है। हमेशा याद रखिएगा 1 से कम होता है। 1 से कम इसमें कौन है, 1/2 है। 1 से कम होता है, याद रखना है आपको, 1 से कम होता है। तो 1 से कम वाला में 1/2 है, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी होता है, छोटा होता है और वस्तु से हमेशा सीधा बनता है। इसको याद करिएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है, आभासी और काल्पनिक दोनों, माने काल्पनिक वस्तु दोनों होता है।
कोई वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए अपवर्तनांक वाला सवाल पूछेगा, इसमें याद रखिएगा सबसे अधिक इसका होता है वायु का। वायु का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद याद रखिएगा कि कौन सा लेंस का आवर्धन m बराबर v बाई यू होता है? याद रखिएगा उत्तल अवतल दर्पण का। किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है v बाई यू, है ना, हमेशा याद रखिएगा। m बराबर u बाई v होता है इसका, सॉरी v बाई यू नहीं, u बट्टा v होता है अवतल का। अब देखिए नेक्स्ट, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक? निर्वात में हमेशा जो है सबसे अधिक होती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करना है, रिवीजन कर लीजिए एक बार नहीं 2 बार, जितने बार आप पढ़ोगे ना तो आपको रिवीजन उतना हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? आप सभी को मालूम होगा 2.42 होता है, सबको मालूम होगा 2.42। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं भाई साहब? प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी और अभिसारी में तो सबको मालूम है, अपसारी तो अ हुआ तो अवतल, अभिसारी तो क्या होगा? उत्तल, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक पूछ रहा है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद रखना है आपको। उत्तल लेंस का जो होता है वो क्या होता है? तो हमेशा धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। अगला है कि मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका ये सब काम करते हैं। फैलना और सिकुड़ना किसके होता है? इसी का दूसरा नाम क्या होता है? आइरिस। इसी को क्या बोलते हैं? तो आइरिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? अभी तो बताया है आपको, अभी इसका बताया है आपको, क्या होगा? परितारिका। हमेशा याद रखिएगा इसका क्या होगा? परितारिका। अगला देखिए, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट देखने के लिए, सब क्वेश्चन आप लोग याद किए होंगे, कई बार याद किए होंगे। इसका होता है 25, और बहुत सारे क्वेश्चन 100 से ऊपर आज पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए, याद कर दीजिए। कौन सा क्षेत्र इसका रंगीन भाग होता है? निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग जो होता है वो आइरिस ही होता है, परितारिका उसको कहते हैं। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? कितना सेकंड होता है? मतलब कोई भी मतलब कितना सेकंड के लिए हम लोग किस चीज को फ्लक्चुएट करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा 1/6 सेकंड, सॉरी 16 सेकंड होगा, ठीक है, 1/16 सेकंड इसका होना चाहिए। इसके बाद है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा याद रखिएगा, नेत्र द्वारा जो बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है, याद रखना है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देखता है। देखिए निकट अगर नहीं देखते हैं साफ तो दोष हो गया दूर, ठीक है, अगर दूर नहीं देखते हैं साफ तो दोष हो गया निकट, उल्टा होता है इसमें। अब देखिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, जरा दूर दृष्टता को। किसको कहते हैं? जरा दूर दृष्टता को, ठीक है ना, द्विफोक्सी लेंस इसी को कहते हैं, याद रखना है आपको। आगे भी ऑप्शन है, मोतियाबिंद है, जरा दूर दृष्टता है, तो इसका क्या हो जाएगा? जरा दूर दृष्टता, याद रखिएगा इसका, ये हो द्विफोक्सी लेंस। अब अगला देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है किस लेंस के द्वारा बोल रहा है? तो याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष के लिए हमेशा याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष दिया हुआ है, यानी उसके लिए उत्तल लेंस को होगा, ठीक है, और निकट के लिए होता तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। अगला देखिए कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं जरा, क्या है इसका? है कि इसका ऑप्शन दिया हुआ है जरा दूरदृष्टता, संबंधन क्षमता। अच्छा, ऐसा हो पाना इसको कहते हैं संबंधन क्षमता, ये करने से होता है। फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? संबंधन क्षमता, ठीक है। अगला देखिए हम लोग का अगला है, अगला हम लोग का सवाल है कि जरा दूरदृष्टता उत्पन्न क्यों हो जाता है? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो नेत्र की संबंधन क्षमता घट जाने के कारण जो है ऐसा जरा दूरदृष्टता हम लोग को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है किसके द्वारा? तो याद रखिए, पक्षमाभी कुछ करके पक्षमाभी द्वारा होता है, याद रखना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? पक्षमाभी द्वारा।
कांच का अपवर्तनांक जो होता है किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो लाल के लिए, याद रखिएगा लाल के लिए। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, अधिक होता है, इसके लिए लाल के लिए, और न्यूनतम किसके लिए होता है, लाल के लिए, याद रखना। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वाला था कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बैगनी, ठीक है, इसका होगा बैगनी। और अगला जो सवाल है न्यूनतम होता है, न्यूनतम किसके लिए होता है, लाल के लिए होता है, याद रखिएगा, अधिकतम बैगनी के लिए, कम होता है लाल के लिए। अगला देखिए कि एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है, अगर दूसरा प्रिज्म उलट कर इन 7 रंगों को गुजरने दिया जाए तो इसका रंग कैसा प्राप्त होगा, तो हमेशा उजला ही होगा, ठीक है। सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करते हैं, 7 रंग को फिर दोबारा इधर रिटर्न मारिएगा तो वो क्या हो जाएगा, व्हाइट ही हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब अगला है कि ये तो हो गया हम लोग का। अगला सवाल है श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु लाल वर्ण प्रकाश को परावर्तित करता है, उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा। जब श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है, तो वस्तु का वर्ण कैसा होगा, उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा, लाल। क्योंकि व्हाइट रोशनी जो है जब किसी चीज पे पड़ता है तो वह लाल वर्ण के प्रकाश को परावर्तित करता है। जब जैसे टॉर्च में ऐसे करिएगा ना, तो हाथ टॉर्च जैसे जलाइएगा ऐसे हाथ पर, तो इधर देखिएगा तो लाल हो जाएगा, ठीक है, तो वस्तु लाल वर्ण के प्रकाश से प्रभावित, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा होगा, तो लाल होगा, ठीक है। अगर किसी चीज लाल पे आप जैसे बल्ब है, बल्ब के ऊपर लाल वाला पन्नी लगा दीजिए, लाल ही होगा ना। नीले वर्ण के प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा। नीला वर्ण से हरा वर्ण को अगर हम लोग नीला टॉर्च हरा चीज पे दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, नीला में हरा जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, काला, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, काला। पेड़ की पत्तियां जो है हरे वर्ण की दिखती है क्योंकि ये प्रवृत्ति करती है किसको, हरे वर्ण को। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा, लाल गुलाब को अगर हरा प्रकाश में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, लाल में हरा तो काला, याद रखिएगा। लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश, देखिए लाल और हरा फिर से है, लाल और हरा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पीला, लाल और हरा मिलेगा तो पीला, लाल मिलेगा तो काला, याद रखना है सबको ट्रिक को। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, तो ये तो प्रकृति में बनता है इसलिए प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को क्या कहते हैं, भाई इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, ठीक है, विक्षेपन कहते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक झुकता है कौन, बैगनी, और सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल, याद रखना है। श्वेत प्रकाश में जब तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है, बैगनी, याद रखना है, सबसे अधिक विचलित भी बैगनी होता है इसलिए झुकता भी अधिक है, और सबसे कम विचलित कौन होता है, लाल, इसलिए वो झुकता भी कम है, इसका भी आंसर क्या होगा, बैगनी। तरंगदैर्घ्य को समांतर व्यक्त किया जाता है किससे, तरंगदैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्रॉम से किया जाता है, ए के ऊपर इसे 0 लगाएगा, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा प्रिज्म का। प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 रंग देखते हैं, उसके लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का। 40 में है हम लोग का, यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज बहुत अधिक बड़े हों तो प्रकीर्णित प्रकाश कैसा होगा, हमेशा व्हाइट होगा, याद रखिएगा क्या होगा, हमेशा व्हाइट होगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, तो हमेशा याद रखना नीला रंग को, इसको करते हैं हमेशा नीला को करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ के तब उत्तर याद करिए। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा तो वायु में के जो सूक्ष्म कण है उसको नीले रंग में बदल देता है, इसलिए हमें आसमान क्या दिखता है, नीला दिखता है। अगला है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक बड़ा है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। इसका तो लाल होना चाहिए आंसर निश्चित रूप से, क्योंकि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला तो लाल ही होता है, सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है, ठीक ना। और किताब में कहीं कहीं इसमें नीला भी दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं इसका आंसर नीला भी दिया रहता है, लेकिन आप लोग थोड़ा एक बार इसको देखिएगा बुक में,
वैसे हमारे हिसाब से तो लाल ही होगा, आपके हिसाब से क्या होगा वो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तरंग है मतलब था चमक, सबसे अधिक तो लाल है ना चमकता है, उन्होंने कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है, इसमें नीला हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन करता है तो ये नीला, लेकिन सबसे अधिक तरंग किसका होता है तो लाल का। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण का सबसे अधिक होगा तो नीला का, इसको तो याद रखना है, वही क्वेश्चन दोबारा हो गया लगता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को, तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसी को क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। प्रकाश की जो परिघटना में टिंडल प्रभाव जो होता है उसमें क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है यानी बिखराव होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, अंतरिक्ष से देखेगा आकाश तो उसको कैसा दिखेगा काला, यहां से देखेंगे तो कैसा दिखेगा नीला। आकाश का नीला रंग होना किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन का ही है, याद रखना है। अब अगला है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये भी याद रखना है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान कैसा होगा, देखिए इसको निकालना पड़ेगा। देखिए 1 मिनट में कितनी धारा कूलम होता है 120 कूलम, यानी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। अगला देखिए विद्युत धारा कैसे मात्रा सबको मालूम होगा, इसका होता है एम्पियर। अगला देखिए अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाएगा, हमेशा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा श्रेणी क्रम। अमीटर से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है, हमेशा याद रखिएगा धारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के अल्पतम मान, देखिए अल्पतम मान और न्यूनतम याद रखिए, न्यूनतम दिया अल्पतम देगा तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, लेकिन यहाँ पे अगर अल्पतम नहीं देता तो इसका हो जाता है एमीटर, ठीक है। एम्पियर घंटा मात्रा किसका होता है, आवेश का, एम्पियर घंटा किसका मात्रा होता है आवेश का, एम्पियर घंटा किसका मात्रा होता है आवेश का। कैथोड किरणों में क्या होता है, हमसे कैथोड में क्या बहता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कैथोड किरण जो होते हैं कैथोड और एनोड, तो कैथोड में क्या रहता है हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है, चालक जिससे बिजली चलती हो, जिसमें बिजली चलती हो, तो इस तीनों में तो नहीं चलेगा लेकिन एल्युमिनियम में चलेगा, करंट चलेगा, इसमें मार भी देगा, चेक नहीं करिएगा तो उठा के पटक देगा। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, याद रखिएगा किस कण पे आश्रित होता है धातु की चालकता, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इलेक्ट्रॉन। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये हम लोग को इसका आंसर निकालना पड़ेगा भैया। 100 वाट का बल्ब है 250 वोल्ट, इसे इसको डालेंगे तो इसका हो जाएगा कट के 10/25, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25, इसको काटेंगे तो 0.10 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका आंसर 0.1 हो जाएगा। भाग देंगे देख लीजिए 5 में 2 से 0.0 हो जाएगा और 5 के 20, नहीं इसका 0.4 हो जाएगा, 0.4 इसका बी आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा बी। ऐसा वाला कभी सवाल रहता है देखिए छोटे वाले को ऊपर रखिएगा बड़े वाले को नीचे, छोटे को हमेशा इस तरह के सवाल में छोटे को ऊपर बड़े को नीचे, ट्रिक याद कर लीजिए, ऐसे बनेगा इसको एग्जाम में। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ये आपका क्वेश्चन है, तो आप सबको याद होगा कि इसका फॉर्मूला जो है आपको क्या होता है, ये आपको याद होगा I² × R, यानी I² जो है ये इसका सही है, ये IR² नहीं होता, ये तीनों गलत है, क्योंकि विद्युत शक्ति का I² ही होता है। उसके बाद है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भैया, ऊर्जा कहते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा जो होता है वो कितना होता है 3 × 6.10⁻6, सॉरी 3.6 × 10 के कोई गुना हो गया, × 10⁻6 जूल होता है इसका। किसका अर्थ होता है जल, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जल, ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है भैया, सबको याद होगा जूल। अगला देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है, विभवांतर को हमेशा होता है वोल्ट, ये सब क्वेश्चन सबको याद होगा, हम जानते हैं।
फिर भी याद कर लीजिए, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच क्या संबंध होता है, याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है V बराबर R इंटू आई। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। V, इसी से 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, तीनों फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम में मिलेगा। V बराबर हो गया R इंटू आई पहला सूत्र, R अगर इधर रह गया तो हो गया V बट्टा I, ये हो गया दूसरा सूत्र, ठीक है ना। एक हो गया V, एक हो गया R, एक बार हो गया I अगर हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V बट्टा R, ये हो गया इसका तीसरा सूत्र। ये 3 को फॉर्मूला पूछेगा ओम के नियम से, जिसको हमेशा आपको याद करके रखना है तीनों सूत्र को, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला सबसे मेन है। V बराबर RI, R बराबर VI, I बराबर VR, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ वही बात है, R बराबर VI, ये हो जाएगा V बट्टा I, वही है। फिर से अगला देखिए, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है, भाई बढ़ता है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, फिर से वही फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा I बराबर VR। ये है तो अभी तो पढ़ाए, 3 सूत्र पढ़ाए थे, बस देखिए यहाँ पे लागू, ये आपको याद रखना है। 3 जो बताए बैक करके देख लीजिए फिर से उसको, नहीं तो शुष्क कागज का प्रतिरोधकता कितना होता है, 10 के पावर 12 ओम, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अगर 1200 ओम है या 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा जो है आपको ये करेगी। तो इसको वही बात है, छोटा को ऊपर बड़ा को नीचे, ऐसे करके हमेशा याद रखिए, सवाल से कैसे बनाना है। अब हो गया 22 बट्टा 120, अब 2 से काटते हैं तो 11, 2 छक्के 12, 60, 11 बट्टा 60 हुआ। भाग देख के देखिए, 11 में 60 से भाग देना है, पहले तो 0 मर्तबे लगेगा, है ना। और यहाँ दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा, तो 60 का 60 होगा, 10 0 का 0, 11 में से 6 गया तो 5, 11 60 अट्ठे कितना होगा 480, यानी 20, यानी लगभग 0.18 होगा इसका आंसर, ठीक है, एम्पियर। ये इसका लगभग में इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक कितना है जब उसमें 110 वोल्ट डाला जाए, तो देखिए वोल्ट कितना है इतना, V कितना है, वॉट कितना है, W बट्टा V करिए पहले। W कितना है भैया 120 है, वोल्ट कितना है 220 है, 120 और वो सॉरी इसमें यहाँ वोल्ट है, उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करना है, इसको 110 वोल्ट पर प्रचलित करना है। तो बोल रहा है कि इसमें से कितना इसका आंसर होगा। देखिए काट खोट के देखते हैं। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 12 गुने हो गया 11, बट्टा हो गया 2, ठीक है। तो अब इसको हम लोग करते हैं हल क्या करते हैं, पहले इसको रुकिए, पहले आप जो है एक पहले बना के देखते हैं। पहले जो है यहाँ पे 120 है, तो 120 जो है 120 बट्टा 220, ठीक है, 120 बट्टा 220। अब इसको काटते हैं 0 से 0, 2 छक्का 12, ये हो गया 2 11। अब इसको गुना करना है 110 से, 110 से गुना करिए 11 दहें का 110, 10 को 6 से गुना करके कितना हो गया 60। याद रखिएगा यहाँ पे लिखिएगा आप सबसे ऊपर वाट W/V लिखिएगा, इसको काट के कितना है 6 बट्टा 11। अब यहाँ पे इसको कितना से गुना कर देना 110 वोल्ट से, तो कितना आ गया 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। अगला देखिए, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा भैया, फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा 110। कैसे, तो 220 को ऊपर रखिए, वोल्ट को ऊपर, एम्पियर को नीचे, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 110 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, सबको मालूम होगा वाट लगा देंगे आप सब, इतने क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 1 HP पावर कितना होता है भैया बताइए आप लोग, 746 वाट होता है। इसलिए देखिए इतना बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, एक बार भी बीच में आप लोग कमेंट किए हैं राधे राधे, भैया थोड़ा कर दीजिए कमेंट एक बार राधे राधे, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो गया हो कि सर गलती है इसका, तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए हम भी टीचर हैं, फॉलो में कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। कल परसों के वीडियो में लगातार स्पीड में पढ़ाते चले गए, 4 5 6 क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए आज धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आप लोग को। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, याद रखना है 0.23।
कितना होता है 0.23। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? देखिए यूनिट जो होता है ना, घर का बिजली जो हम लोग जलाते हैं उसको किलोवाट में ही मापा जाता है। 1 वाट में किसके तुल्य होता है? 1 वाट किसके तुल्य होगा? या तो 1 VI के तुल्य होगा या 1 VA। आपको एग्जाम में या तो ये दिया रहेगा, नहीं तो ये दिया रहेगा, दो में से कोई एक दिया रहेगा। ठीक है, ये होगा C। 1 MA बराबर कितना होता है? 1 MA बराबर होता है 10 के पावर -3। 1 MU बराबर कितना होता है? इसको MU बोलते हैं, इसको MU बोलते हैं, 10 के पावर -6। याद रखना है सब, सारा फॉर्मूला एकदम। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश है, तो वोल्ट है और आवेश है, तो इसका याद रखना है क्या निकालना है? कार्य वर्क निकालना है। W बराबर हो जाएगा कूलम बटा वोल्ट बटा आवेश हो जाएगा V × C कर दीजिए। मान लीजिए 12 गुने 2 कर दीजिए, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 जूल। ठीक है, अगला देखिए, चुंबक के सजातीय ध्रुव क्या करते हैं दूसरे को? भैया मेरे चुंबक के जब दोनों चुंबक एक जगह तो एक दूसरे को धकेलेगा चुंबक, उसको क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। अगला सवाल देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस में? याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ नीचे में है इसका ऑप्शन, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जनरेटर करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद करिए, पीछे पीछे बोलते हुए रहिए। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, अभी बताए हैं, उसका नाम क्या होता है? मोटर। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बोलता है? मोटर। याद रखिएगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है? वलय का उपयोग कहाँ होता है? जवाब मोटर में। कहाँ पे होता है? मोटर में। बटा हुआ वलय। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने। अगला है कि इसका भी आंसर जो देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसका आंसर होगा। फैराडे ने क्या किया था? कौन सी खोज की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। डायनेमो में कौन सा करंट बहता है? हमेशा याद रखिएगा AC करंट बहता है। ठीक है, अगला है कि अतिभारण के समय जब ज्यादा लोड ओवरलोड हो जाता है तो विद्युत परिपथ विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? तो बहुत कम हो जाता है ओवरलोड में। देखते हैं ना, गाड़ी का पावर भी सीज हो जाता है ओवरलोड में। निम्न में कौन सी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि विस्तारक यंत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? जब एक दूसरा, एक N रहेगा और एक S रहेगा तो क्या हो? चिपक जाएगा। इसको क्या कहते हैं? आकर्षण। स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक हमेशा रहती है किस दिशा में? यह चुंबक तो रहेगा उत्तर दक्षिण में, हमेशा याद रखिएगा, एक उत्तर में एक दक्षिण में। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? चुंबक की लंबाई। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में चालक से लिपटी उंगलियां किस ओर? क्षेत्र रेखाओं की दिशा की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा की ओर। लिपटी उंगलियां मतलब ऐसे हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा की ओर। अब याद रखना है आपको कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर क्या होगा? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार रखने पर इस पर क्या होता है? बल लगता है, बल नहीं लगता है। तो बल नहीं लगता है। ठीक है, एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर है, इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? या मेरे धारा किधर की ओर है? पहले देखिए, धारा अगर पूरब की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर। अगर धारा पश्चिम की ओर होगा तो चुंबकीय क्षेत्र पूरब की ओर। उल्टा ठीक होता है, व्युत्क्रम माने ठीक उल्टा उसका होता है। इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलाने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा होने की घटना क्या कहलाती? कोई वायर में अगर चुंबक करंट बने, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे घटना को? विद्युत चुंबकीय। और ये हमने आज क्वेश्चन भी दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला से। विद्युत चुंबकीय कैसे बनता है इसको बताने के लिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट पे होता है? 220 वोल्ट होता है। लेकिन ये वाला, ये नहीं, ये दिश धारा हो गई। बैटरी वाला करंट थोड़ा ना आता है भैया, जान मारने वाला करंट आता है। जान मारने वाला करंट क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा। स्विच लगाए जाते हैं कहाँ पे? हमेशा देखिएगा गर्म तार में लगेगा, ठंडा तार में लगेगा करिएगा तो स्विच बंद करेगा तो करंट आते रह जाएगा, झटक के पटक देगा। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन माने अर्थिंग टाइप का जिसको बोलते हैं आप, काला होता है, जिसमें कोई करंट नहीं होगा, वो ग्राउंड रहता है। करंट तो रहेगा लेकिन वो ग्राउंड रहता है, उदासीन इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है?
देखिए लकड़ी तो बायोगैस का है, गोबर भी है, कोयला भी है, ये वाला नहीं होगा। नाभिकीय ऊर्जा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का नाभिकीय ऊर्जा निम्नलिखित में कौन नहीं है ना नाभिकीय ऊर्जा? बाकी पेट्रोल तो जीवे से होता है, ये सब जीव जंतु पेड़ पौधा सड़ गल के बनता है, तो ये सब तो होगा, लेकिन ये नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी है? याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के कारण आज पूरे देश दुनिया में जो है खतरा बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जिस दिन बादल लगा रहेगा उस दिन सौर वाला नहीं काम करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो धियो पता बता देगा भैया। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें से जीवाश्म ईंधन नहीं है कौन? तो बायोगैस। याद रखिएगा। ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ उष्मा देनी पड़ती है, इस उष्मा को क्या कहते हैं? देखिए कुछ उष्मा जो देना पड़ता है ना किसी चीज को जलाने के लिए, उसको क्या निवेश ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश ऊर्जा। इन्वेस्ट करना पड़ता है ना जलाने के लिए। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? बायोगैस का होता है मीथेन CH4। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी अभी बताया है वैश्विक उष्मा के लिए कौन होता है? CO2। इसी के कारण गर्मी बढ़ रही है। चारकोल जो होता है बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसकी उष्मा उत्पन्न करने की क्षमता क्या है? बहुत अधिक है। चारकोल से जो है पर्यावरण भी थोड़ा सा कम प्रदूषित होता है। जैव गैस एक अच्छा क्षमता ईंधन है और इसकी तापन क्या होती है? हमेशा उच्च होती है। याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन से। किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। इंजन नहीं होगा भाई साहब, ईंधन। देखिए आज 100+ हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग तो उब गए होंगे भैया पढ़ते पढ़ते। नहीं भैया, देखिए अभी कहे हैं उठो जागो और तब तक पढ़ते रहो जब तक कि मंजिल में मिल जाए। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य। याद रखिएगा, ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत कौन होता है? सूरज दादा। ये इसमें हो जाएगा। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के उत्पन्न नहीं होते हैं? सौर ऊर्जा के ठीक उल्टा नहीं कौन होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? CNG, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, संपृक्त नाइट्रोजन गैस करके होगा। ये जो है खाना बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या है? ब्यूटेन। बायोगैस का होता है मेथेन, घरेलू गैस का कौन होता है? ब्यूटेन। ईंधन क्या है? ईंधन क्या है भैया? इसमें से ईंधन कौन है? CNG, लकड़ी, LPG। भैया ईंधन तो इसमें से हमको लगता है हिसाब से सभी है कि सभी जलता है, लेकिन ये नहीं है। LPG तो ईंधन है, ये लकड़ी भी ईंधन है, इनमें से सभी हो जाएगा ईंधन, क्योंकि ये भी तो एक ईंधन ही है, इससे गाड़ी वगैरह चलता है। ईंधन मतलब जिससे ऊर्जा मिलता हो, इससे सही हो जाएगा। कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सो पूछ रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? जो बार बार उपलब्ध हो। अनवीकरणीय किसको कहते हैं? जो बार बार उपलब्ध नहीं हो। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी जो अनवीकरणीय नहीं है। तो पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय है, कोयला भी अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस। तो बायोगैस जो है ये हम लोग बार बार इसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के सही से उत्तर दीजिएगा। देखिए आज हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि मिस्टेक होगा तो बच्चा मिस्टेक वाला ही याद कर लेगा। वैसे हम कमेंट में सही से उत्तर डाल देते रहते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है भैया? सूरज दादा। अब है 120, थोड़ा देखिए हमारे दिस यानी हमारे तरफ। अब इस तरह से हमने पढ़ा कितना? टोटल 120 क्वेश्चन। कितना पढ़ लिए भैया? 120 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग का जो है 120 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। देखते हैं यहाँ पे हम ही हैं, तो हम लोगों ने 120 क्वेश्चन पढ़ा। अब आप लोग ही बताइए कि आप लोग ये 120 क्वेश्चन कैसा लगा। अब इस तरह से हम लोग और भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और ये पूरी जो फिजिक्स चैप्टर था ना, टोटल फिजिक्स से हमने उठाया क्वेश्चन। ऐसे बायोलॉजी से उठाएंगे, वैसे केमिस्ट्री से उठाएंगे। आशा और उम्मीद क्या है, एकदम दंदना के एक भी करेगा क्वेश्चन सब जितना पढ़ा है। इसमें से 40 क्वेश्चन जो है बीबीए रहता है, ये 40 इसमें से मिलना है तो मिलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हम करते ही रहते हैं बराबर।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन निराश इस बात से है कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं, इतना मेहनत करके हम आते हैं फिर भी आप लोग ना वीडियो देखते हैं, ना किसी दूसरे दोस्तों तक शेयर करते हैं। तो प्लीज़ शेयर करिएगा दबा करके एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद, जय भारत।